हेलो दोस्तों, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और सत्र बुलाने के बाद एक दिन बाद ही भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का भी गठन किया। तो सभी लोग उम्मीद जता रहे हैं कि ये जो विशेष सत्र है इसमें वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक पर ही चर्चा किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के क्लास में हम जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, अगर ये पूरे भारत में लागू हुआ तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना। यानी भारत में अगर वन नेशन वन इलेक्शन ये पद्धति लागू होती है तो फिर जो आम चुनाव होता है यानी लोकसभा चुनाव और राज्यों का जो विधानसभा चुनाव होता है सभी एक साथ कराए जाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार वर्ष 1983 से अस्तित्व में है, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इसे प्रस्तावित किया था। देखिए, बात यह है कि देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ में ही होते थे, लेकिन प्लान के तहत नहीं होते थे। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव ये पद्धति लागू नहीं थी। वो तो देश आज़ाद होने के बाद सिचुएशन ही ऐसा था कि एक साथ में ही चुनाव होता था। बाद में राज्यों का जो विधानसभा है उनका विघटन हुआ, लोकसभा का भी विघटन हुआ। उसके बाद जो है ये समय आगे पीछे हो गया। तो चुनाव आयोग ने पहली बार 1983 में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक प्रस्ताव दिया था। तो ये इस बात को याद रखिए, किस वर्ष 1983 में। 1967 तक 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है एक साथ में ही होते थे। देखिए, भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। आम चुनाव बोलूँगा तो आप लोकसभा चुनाव समझ लेना, ठीक है। इसका मतलब ही होता है लोकसभा चुनाव। भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। उसी समय साथ साथ में राज्यों का भी विधानसभा चुनाव कराया गया था। तो याद रखिएगा, 1951 से 52 में पहली बार भारत में एक साथ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए गए थे। इसके बाद 1957 में, 1962 में और 1967 में एक साथ में चुनाव कराए गए। लेकिन वर्ष 1968 और वर्ष 1969 में कुछ राज्यों के विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण ये चक्र जो है बाधित हो गया। यानी जो साथ साथ में चुनाव होता था लोकसभा विधानसभा का, ये चक्र बाधित हो गया। कब? 1968 से 69 के बाद में। फिर उसके बाद 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया और 1971 में पुनः नए चुनाव करा दिए गए। इस प्रकार लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभा चुनाव दोनों के समय से पहले विघटन के कारण एक साथ चुनाव का चक्र जो है समाप्त हो गया, यानी बाधित हो गया। तो आप सभी को याद रखना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित शुरू हुआ था 1951 से 52 में और ये लास्ट चला था 1967 तक। फिर 1983 में भारत के चुनाव आयोग ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक प्रस्ताव दिया था। अब चलिए हम जानते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश भर में लागू होता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं उनका क्या तर्क है। देखिए, चुनाव कराने की वित्तीय लागत की बचत होगी। एक साथ चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है चुनाव कराने की जो वित्तीय लागत है कम हो जाएगी। बार बार प्रशासनिक स्थिरता की लागत की बचत होगी, यानी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना पड़ता है चुनाव के दौरान, तो इसकी भी लागत कम आएगी। सुरक्षा बलों की बार बार तैनाती में आने वाली दृश्य और अदृश्य लागत की बचत होगी। उनके आवागमन में, उनके रहने सहने में जो भी खर्च होता है उसकी बचत होगी। राजनीतिक दल जो भी अपने अभियानों और प्रचारों पर पैसे खर्च करते हैं उसकी भी बचत होगी। यानी एक ही बार खर्च होगा, बार बार खर्च नहीं होगा। चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है, तो इसके लागू होने के बाद सरकार की जो कार्यकारिणी है वो प्रभावित होती है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद न तो नई महत्वपूर्ण नीति या योजना की घोषणा की जा सकती है और न ही क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो चुनाव के समय, चुनाव का जब भी ऐलान किया जाता है, तिथि का ऐलान किया जाता है, उसी वक्त से
कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी योजना नया लॉन्च नहीं किया जा सकता है। तो जो लोग इसके पक्ष में हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं, उनका ये तर्क है। और जो लोग इसके विरोध में हैं उनका क्या कहना है, या फिर अगर एक साथ चुनाव होता है पूरे भारत में तो इसका क्या नुकसान हो सकता है, उसे भी हम जान लेते हैं। संघीय समस्या पैदा होगी, यानी एक साथ चुनावों को लागू करना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके लिए मौजूदा विधानसभाओं के कार्यकाल में मनमाने ढंग से कटौती करनी पड़ेगी या उनकी चुनाव तिथियों को देश के बाकी भागों हेतु नियत तरीके के अनुरूप लाने के लिए उनके कार्यकाल में वृद्धि करनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि अभी चुनाव कराया जा रहा है, ठीक है, आम चुनाव आने वाला है अगले साल, मार्च अप्रैल में चुनाव है। लेकिन अगर अभी चुनाव कराया जाए पूरे भारत में तो बहुत सारे ऐसा राज्य है, जैसे मान के चलिए कर्नाटक है, यहाँ पर अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, 1 साल भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर अभी एक साथ में चुनाव पूरे भारत में कराया जाए तो यही दिक्कत आएगी कि ये जो कर्नाटक का विधानसभा है या तो उसे भंग कर दिया जाए या फिर उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, यानी जितना भी समय अभी बीता है उतना समय और जोड़ दिया जाए ताकि फिर आने वाले समय में एक साथ में पूरे भारत में चुनाव हो। तो देखिए, विधानसभा को या फिर लोकसभा को भंग करना तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आसान है, वैसे भंग जल्दी नहीं होता है, लेकिन जो कार्यकाल है उसे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल है, कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अगर इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, 5 साल अगर खत्म हो गया उसके बाद अगर जानबूझ के बढ़ाया जाए तो इसे लोकतंत्र की हत्या माना जाता है, क्योंकि जनता ने उन्हें केवल 5 साल के लिए ही चुना था। तो ये एक समस्या आती है कि राज्यों का विधानसभा का कार्यकाल जो है, किसी राज्य का 6 महीना हुआ है, किसी राज्य का 2 साल हुआ है, किसी राज्य का 3 साल हुआ है, और एक साथ में चुनाव कराया जाए तो या तो भंग करना पड़ेगा या तो उनका कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध, देखिए, आलोचकों का ये भी कहना है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए मजबूर करना ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि चुनावों के कृत्रिम चक्र को थोपने की कोशिश करना और मतदाताओं की पसंद को सीमित करना उचित नहीं है। क्षेत्रीय दलों को नुकसान होता है। ऐसे माना जाता है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक साथ होने वाले चुनाव में मतदाताओं द्वारा मुख्य रूप से एक ही तरफ वोट देने की संभावना अधिक होती है, जिससे केंद्र में प्रमुख पार्टी को लाभ होता है। देखिए, बात यह है, मान के चलिए अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, उसके पहले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव हुआ था जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन पिछले 2 टर्म से जब भी केंद्र का चुनाव हो रहा है, आम सभा चुनाव हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत जा रही है, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार जा रही है। लेकिन अगर एक साथ चुनाव कराया जाए लोकसभा और विधानसभा का, तो उसमें एक नुकसान होने का पूरा डर है। एक सर्वे किया गया था, उसके अनुसार 77%, 77% चांस है कि जो केंद्र वाली पार्टी है, जो केंद्र में सरकार में है, बहुत ज़्यादा चांस है कि पब्लिक जब वोट देने जाएगी तो केंद्र में वही सरकार चुनेगी और राज्य के लिए भी उसी को वोट करेगी अगर एक साथ में चुनाव कराया गया। तो ये नुकसान होने का डर है और 77% ऐसा चांस है। लेकिन अलग अलग चुनाव होता है तो ये डर खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केंद्र में सरकार कुछ और चाहते हैं और राज्य में सरकार कुछ और चाहते हैं। ठीक है, देखिए, अगला है लोकसभा या विधानसभा का विघटन या मध्यावधि चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि राज्य विधानसभाओं का विघटन नहीं होगा या मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी। मान के चलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पद्धति पूरे भारत में लागू कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी अगर फिर से वही चीज़ हुआ, जैसे किसी राज्य का विधानसभा का विघटन हो गया, उसे भंग कर दिया गया, या फिर कभी लोकसभा को ही भंग कर दिया गया, तो फिर से चुनाव होगा, तो फिर से वही समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये रहे, अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो नुकसान और फ़ायदे के बारे में हमने पढ़ लिया। एक बात नोट करने वाली है कि संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 के प्रावधानों में संशोधन के बिना लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए संघ और राज्य विधानसभाओं के लिए निश्चित कार्यकाल होना जरूरी है। निश्चित कार्यकाल यानी एक ही कार्यकाल हो। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन करना आवश्यक होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सभी को डिस्कस करें।
पहला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब है लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कब हुए थे? लेकिन उस समय वन नेशन वन इलेक्शन पद्धति लागू नहीं हुई थी। वो तो इलेक्शन जब होने लगा तो एक साथ में ही शुरू हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। तो भारत में पहली बार एक साथ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे 1951 से 52 में। अगला क्वेश्चन है, 2023 में वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है और ये 8 सदस्यीय समिति है। इसके अध्यक्ष बने हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये 8 सदस्य कौन कौन से हैं इन्हें भी याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद, अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी इस समिति के ये सारे सदस्य हैं। लेकिन हाल ही में अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने गृह मंत्री को लेटर लिखा है कि मैं इस समिति का सदस्य नहीं बनूंगा। भारत में आखिरी बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कब हुए थे? तो भारत में ऐसा पहली बार हुआ था 1967 में कि भारत में लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल का प्रावधान करता है? तो ये है अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा का कार्यकाल का प्रावधान करता है? तो देखिए, राज्यसभा विधानसभा के कार्यकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में किया गया है। वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी? तो देखिए, 1983 में सबसे पहले चुनाव आयोग ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद 1999 में BP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली भारतीय विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 1983 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था? तो 1983 में भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे RK त्रिवेदी, रामकृष्ण त्रिवेदी। इन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय निर्वाचन आयोग ने भारत में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का सुझाव दिया था। 2018 में किसकी अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की थी? तो BS चौहान की अध्यक्षता में 2018 में भारत में एक साथ चुनाव कराने पर एक मसौदा रिपोर्ट जारी किया गया था। निम्न में से किस देश में केंद्र और विधायी स्तर पर चुनाव एक साथ होते हैं? यानी आम चुनाव और विधायी स्तर पर चुनाव जो है एक साथ में होते हैं। ब्राज़ील, कोलंबिया, फिलीपींस, उपर्युक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। इसके अलावा और भी देश हैं, साउथ अफ्रीका, स्वीडन। ये ऐसे देश हैं जहां पर आम चुनाव और प्रांतीय चुनाव जो है एक साथ कराए जाते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो देखिए, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, संसद के जो भी सदस्य हैं और राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद के जो भी सदस्य हैं वे सभी शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। यानी वे ही वोट डाल सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव नहीं होता, यानी आम जनता वोट नहीं डालती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? तो देखिए, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 निर्वाचन आयुक्त और 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। किसी चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद किया जाना होता है?
तो देखिए, मान के चलिए इलेक्शन नज़दीक है, सारे पार्टी अभियान चला रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग से कितने देर पहले उनको प्रचार करना बंद करना होगा? 48 घंटा पहले। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कैसा अधिकार है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का यानी उच्चतम न्यायालय का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, अनुच्छेद 71 में, अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी विवाद होता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। एक पंचायत के विघटन होने पर अधिकतम कितनी अवधि के भीतर उसके लिए चुनाव होना आवश्यक है? तो देखिए, पंचायत में जो पंचायत चुनाव होते हैं, अगर उनका विघटन बीच में हो जाता है तो कितने दिनों के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है? 6 माह के भीतर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए, नोट्स बनाते चलिए, रिवीजन कर लीजिएगा। और आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनाव लड़ना किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए, भारत में चुनाव लड़ना ये एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही मौलिक अधिकार है ना ही मौलिक कर्तव्य है। चुनाव लड़ना ये संवैधानिक अधिकार है, चाहे वोट देना हो या फिर चुनाव लड़ना हो, ये दोनों संवैधानिक अधिकार होते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 साल है। ऑप्शन सी। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा या फिर राज्यों में जो विधान परिषद होता है, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो इनका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल। ठीक है। लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। वहीं जो संसद का ऊपरी सदन है, राज्यसभा या फिर जिस राज्य में विधान परिषद है, उसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल की आयु होनी चाहिए। भारत में किसी भी व्यक्ति के मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? देखिए, इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का साफ साफ मतलब ये है कि भारत में आप कम से कम कितने साल की आयु में वोट दे सकते हैं, यानी वोट देने का अधिकार कितने साल की आयु में मिलता है? 18 साल। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। और भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 324 में जिक्र किया गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, इसलिए भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता नहीं है? चलिए देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये तो विशेषता है। गुप्त मतदान यानी छुपकर वोट देना है, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण, तो ये भी एक विशेषता है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, देखिए भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये सारे सही हैं। भारतीय चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा? तो ये है अनुच्छेद 324। मैंने अभी आप सभी को बताया
कि अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 84। ऑप्शन बी राइट आंसर। वहीं क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 47 47। और दोनों का मिलाकर पूछे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 131। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, यानी हर 5 साल में भारत में लोकसभा चुनाव कराया जाता है। विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और लोकसभा को वापस बुलाने के बीच अधिकतम अनुमत अवधि क्या है? यानी लोकसभा का अगर विघटन हो गया है तो इसका जो अंतिम सत्र हुआ था और लोकसभा को वापस बुलाया जाएगा, उसके बीच में अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। अधिकतम का बात हो रहा है, ठीक है, उसके पहले ही ये सारा काम कर लेना है। आम चुनाव में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है दिल्ली का चांदनी चौक, ठीक है। अगर पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो ये है लद्दाख। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए एक क्विज है। 2023 में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? और इस समिति के बारे में आप जितना जानते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।